वेलकम टू मैंगो एजुकेशन, वेलकम टू दिस वीडियो। गाइस, इस वीडियो में हम लोग टाइप ऑफ द क्वेश्चन, मतलब जो कैट में क्वेश्चंस आते हैं, आरसी के जो क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चन की जो टाइप्स होती है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पैसेज, मैं बोल रहा हूँ कि उसके नीचे जो क्वेश्चंस दिए होते हैं ना, वो किस तरीके से फ्रेम्ड होते हैं, उसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन हमें समझनी होती है, कैसे इंफॉर्मेशन को रीड करना होता है, ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो इन ऑल हम लोग एक पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमें क्वेश्चन में देखना होता है, एनालाइज करना होता है। यू कैन टेक इट लाइक दिस कि ये वीडियो जो है हाउ टू एनालाइज द क्वेश्चन, उस पे बेस पे बना हुआ है, ऐसे समझ लो। मतलब आपको जब भी आप एनालाइज करने जाओगे, यू कैन लुक एट द वीडियो, आप देखो वीडियो को, समझो और अकॉर्डिंग टू द वीडियो आप एनालाइज करने की कोशिश करो कैट की आरसीज को, जिससे कि आपको प्रिपरेशन करते वक्त या क्वेश्चन को आंसर करते वक्त बड़ा ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड टू द लास्ट ऑफ द वीडियो, बहुत सारी चीजें सीखने मिलेगी, इंपॉर्टेंट भी है। एग्जाम अगर क्रैक करनी है तो ऐसे वीडियोस में से सीखना बनता है। फ्री में मिलता है तो देख लो यार, पैसे में मिलेगा तो बहुत महंगा पड़ेगा, फ्री में देख लो, सीखो। हमारे सामने एक पैसेज है, ठीक है, दिस पैसेज इज फ्रॉम द प्रीवियस ईयर पेपर। तो ये कैट का ही पैसेज है, मैंने कहीं और से नहीं उठाया, इसीलिए ये कैट का पैसेज उठाया कि आपको समझ में आए कि किस तरीके के पैटर्न में ये क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, यहां पर आपको जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यहां मिलेगी, इंस्ट्रक्शन। बहुत से लोग इसको निग्लेक्ट करते हैं, आई वुड से डोंट निग्लेक्ट इट, इसको निग्लेक्ट मत करो, समटाइम्स ये भी बड़ी हेल्प कर जाती है। तो इंस्ट्रक्शंस को थोड़ा बहुत रीड करना बनता है, एकदम से ऐसा नहीं कि पूरा वर्ड टू वर्ड रीड करूंगा, बट यस एटलीस्ट रीड कर लो, जिससे कि कुछ ना कुछ आपको थोड़ा बहुत हिंट मिले। नाउ अगर मैं पैसेज की बात करूं तो पैसेज की लेंथ को देखो गाइस, ऑलमोस्ट मतलब है, लेंथ है पैसेज की, अच्छी खासी लेंथ है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे आपको देखो, एक इतना पैराग्राफ अगर आप रीड करने जाते हो ना, यहां तक अगर आप रीड करने जाते हो, एक एवरेज पर्सन को ये रीड करने के लिए आई वुड से कि एटलीस्ट एक मतलब 30 to 40 सेकेंड्स, अगर वो फास्ट भी रीड करता है ना, सो यू वुड टेक 30 to 40 सेकेंड्स टू रीच एट दिस पॉइंट। तो अगर मैं 30 सेकेंड्स यहां रीड करने के लिए ले रहा हूं, सो बाय द टाइम जहां पे मैं यहां पे पहुंच जाऊंगा, आई एम ऑलमोस्ट लाइक 2 मिनट्स, तो मैंने 2 मतलब 2 से 2.5 मिनट तो मैंने इसमें लगा लिए रीड करने के लिए। तो देखो इस टाइप का ये पैसेज है। अगर आप इनके वर्ड्स की भी बात करो तो देखो वर्ड्स भी कैसे है, नॉस्टैल्जिक, क्राफ्ट्समैनशिप, वर्ड्स को देखो, वर्ड्स भी अच्छे लेवल पे, नेसेसिटेट्स, देन इफ यू टॉक अबाउट एकेडमिक्स, पोर्ट्रेट, देखो वर्ड देखो, प्रीपोंडरेंट, इफिशिएंसी, आर्टिसनशिप, स्टैंडर्डाइज्ड, देखो वर्ड्स को रीड करने में टाइम लगेगा, सेविंग मशीन। ठीक है, तो ये वर्ड्स इनको भी नोट करना होता है, आप जब एनालाइज करते हो इन चीजों को भी नोट करना होता है कि मैं किस वर्ड को कैसे कैसे रीड कर। समटाइम्स देखो, अब मैंने यहां पे मार्कडाउन कर दिया, आपके पास मार्कडाउन नहीं हो रहा ना, ठीक है, आपके पास जो स्क्रैप पेपर रहता है गाइस, उसके ऊपर भी कर सकते हो, पैराग्राफ 1 लिख दो, पैराग्राफ 1 में आपने कुछ वर्ड लिखे, कुछ वर्ड देखे, नेसेसिटेट्स, ये वर्ड आपको पता नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन लोकेशन तो पता है, लोकेशन तो लिख लो एटलीस्ट। कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि क्वेश्चन में अगर ये वर्ड मिलता है, यू कैन ऑटोमेटिकली लोकेट टू द आंसर, सीधे सीधे लोकेशन पे जाओ और आंसर फाइंड आउट कर लो। क्यों स्क्रॉल टाइम में वेस्ट करना है, जैसे कि डेस्कटॉप पे स्क्रॉलिंग करनी होती है ना, स्क्रॉलिंग करने में टाइम क्यों वेस्ट करना है, अगर पता है तो सीधे सीधे जाओ, लोकेशन पे पहुंचो, आंसर कर लो, इजी। नाउ गाइस, यहां पे देखोगे, अब फिर से वही चीज अगर मैं नेक्स्ट पार्ट में भी देखता हूं तो बहुत सारे वर्ड्स मुझे ऐसे मिलेंगे, अगेन वही वर्ड्स देखो जो मैंने देखे थे, ऑटोनॉमी, यहाँ पे ऑटोनॉमी वर्ड है, देन दिस इज नॉट समथिंग, कुछ नया नहीं है, यहाँ पर रिपीटेटिव है, फिर आप टेक्नोलॉजिकल, इंटर, देखो बड़े बड़े वर्ड्स को कैसे फॉर्म्ड करके रखा हुआ है। देन इफ यू टॉक्ट अबाउट, अभी यहाँ पे तो ठीक है, इतना जल्दी, इतना ज्यादा ये नहीं है, इतनी ज्यादा क्राउड नहीं है डिफिकल्ट वर्ड्स की, तो इट्स ओके टू हैव दिस काइंड ऑफ वर्ड्स। अभी ये जो देख रहे हो ना, ये इतना बड़ा पैराग्राफ, इतना बड़ा पैसेज जो दिया हुआ है, इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, 4 क्वेश्चंस। अगर आप यहाँ क्वेश्चंस देखोगे तो 4 क्वेश्चंस है, मैंने आंसर्स भी मार्क डाउन करके रखे हुए, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में आरसी की आंसर्स को फाइंड आउट नहीं करेंगे, हम आंसर करने की कोशिश नहीं करेंगे, हम जस्ट ये समझने के लिए आए हुए आज कि क्वेश्चन को फ्रेमिंग कैसे रखी हुई है, कैसे पूछ रहा है, क्या देखना है, वो हमें समझना है। ठीक है, पहले क्वेश्चन की बात करता हूं, देखो पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, वी कैन इन्फर फ्रॉम द पैसेज दैट मिडाइवल क्राफ्ट गिल्ड्स रिजेंबल्ड मास प्रोडक्शन इन दैट बोथ। देखो अब यहां पर ये क्या कर रहा है,
आपका अगर ध्यान से देखोगे तो इस लाइन से लेके इस लाइन तक ये पूरा एक स्टेटमेंट है, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इसको भूल जाओ, ये एक पूरा स्टेटमेंट है। आपको क्या पूछा जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि इस सेंटेंस को कनेक्टेड एक सेंटेंस लिखोगे आप, ये बोथ के बाद एक सेंटेंस बनेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो ना क्या लिखा हुआ है, मिडाइवल क्राफ्ट्स गिल्ड्स रिजेंबल्ड मास प्रोडक्शन इन दैट बोथ, अब आंसर को देखो, डिड नॉट नेसेसरीली प्रमोट क्रिएटिविटी, मतलब crafts and guilds resembled a mass production in that both did not necessarily promote creativity, मतलब यहां पे एक तरीके से इसके रिगार्डिंग और इसके रिगार्डिंग आपको इन्फरेंस पूछा जा रहा है। इन्फरेंस की बात करूंगा तो लर्निंग पूछी जा रही है, आप क्या सीखोगे। अब अगर आप मैन्योर के स्टूडेंट हो और अगर मैन्योर एजुकेशन मतलब मैन्योर में अगर एडमिशन लिया और इंग्लिश के लेक्चर देखोगे तो यू नो दैट कि इन्फरेंस इज नथिंग बट द कंक्लूजन, इन्फरेंस इज नथिंग बट द कंक्लूजन। और कंक्लूजन भी क्या होता है, देखो कंक्लूजन इज ऑफ ऑथर्स कंक्लूजन ना, ये तो ऑथर का हो गया, ये तो रीडर का हो गया, मुझे रीडर के कंक्लूजन के हिसाब से बात करनी होगी। सो दैट मींस आई कम टू कंक्लूजन दैट कि हाँ मेरा ये आंसर होना चाहिए। अब जब भी मैं ऑप्शंस को रीड करता हूं तो ऑप्शंस को रीड करते वक्त ये जो मैंने वर्ड्स को नोट डाउन किया है, माइट भी अगर आपने कहीं पे अगर मिडाइवल क्राफ्ट्स अगर यहां मार्क डाउन किया होता या देखा होता तो आपको आंसर मिल जाता। जैसे कि यहां देख लो, जो मुझे पता है मैंने इसीलिए मार्क डाउन कर दिया, यहाँ पे लिखा हुआ है मिडाइवल क्राफ्ट, तो यहाँ पे ये सारी चीजें हमें अब यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ में आएगा कि इसका मीनिंग क्या है। तो पहले ही जब आप रीड करते हो तो वहां पे आपका ध्यान होना चाहिए। समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि अभी देखो जनरल टेक्निक ये भी है कि आप पहले क्वेश्चंस को देख लो, फर्स्ट लुक एट दी क्वेश्चंस। अगर आप पहली टाइम अगर क्वेश्चंस पे आते हो तो आप एनालाइज करते हो, कैसे एनालाइज करोगे, आप इन वर्ड्स को नोट डाउन करोगे, क्राफ्ट्स गिल्ड, मास प्रोडक्शन, रिजेंबल्ड, इन चीजों को आप नोट डाउन करोगे, ये लाइन आप नोट डाउन कर लो। फिर यहां पर देख लो डिस्करेज इनोवेशन, अब ये नेगेटिव है, इसको समझो, ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, तीन नेगेटिव दिए हुए हैं, एक जो है वो पॉजिटिव दिया हुआ है, इसमें से भी एक्सेसिवली लिखा हुआ है, सो इट्स अ वेरी एक्सट्रीम लेवल ऑफ स्टेटमेंट। तो ये तो वैसे भी चला जाएगा क्योंकि एक्सट्रीम लेवल के आंसर्स हमारे होते नहीं है, जनरल टेक्निक यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पर। तो ये जो है ना, ये एक टाइप ऑफ आइडिया है टू क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना, ऑप्शंस को अंडरस्टैंड करना, इन चीजों पे ध्यान होना चाहिए, तब जाके आपकी चीजों आपको समझ में आता है कि आप आंसर कैसे करोगे। सेकंड क्वेश्चन को देख लो, Which one of the following statement is not inconsistent with, देखो कैसे क्वेश्चन को फॉर्म करके रखा हुआ है, पहले तो नॉट बोलता है, फिर बोलता है इनकंसिस्टेंट। अब इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, नॉट को भूल जाओ, फॉर सम टाइम नॉट को भूल जाओ। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या, फॉल्स। अब अगर मैं नॉट के साथ फॉल्स लिखता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, करेक्ट, मतलब जो ट्रू है। तो मतलब सीधे सीधे पूछना होता ना, ट्रू पूछो, लेकिन ये ऐसे नहीं करते ना, ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन बना देते। देखो कुछ नहीं किया, सिर्फ फ्रेमिंग चेंजेस की है, फ्रेमिंग चेंजेस कर दिया तो इसका मीनिंग चेंज हो गया। आप यही करने में भूल जाते हो। अगर आपको ये पता ही नहीं है कि नॉट इनकंसिस्टेंट विद का मतलब सीधा सीधा ट्रू होता है, तो आप आंसर कैसे करोगे। आप तो सिर्फ स्टेटमेंट के अंदर गोल 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 राउंड एंड राउंड रीड करते रहोगे, कुछ नहीं समझ में आएगा। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू डिकोड द क्वेश्चन, डिकोड करना सीखो। ये डिकोडिंग टेक्निक आपको खुद को प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्वेश्चंस को देखना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है, तब जाके समझ में आता है। देन यहां पे ऑप्शंस को चेक कर लो, देखो ऑप्शंस को कैसे बड़े बड़े सेंटेंसेस में फ्रेम करके रखा हुआ है, ठीक है। लेंथ देखो, ऑप्शंस की भी लेंथ देखो, अच्छी खासी लेंथ है, मतलब रीड करने के लिए भी टाइम जाएगा। सो देखो कितना रीडिंग यहाँ पे कितना हेल्प करेगा। अगर कोई रीडर अच्छा है तो इसको रीड भी अच्छे से करेगा, ठीक है, वर्ड्स भी अच्छे खासे। अगेन आप देखोगे तो यहाँ पर वी नीड लिखा हुआ है, वी नीड टू सपोर्ट द क्राफ्ट्स ओनली देन कैन वी रिटेन द क्रिएटिविटी इंस्टिंक्ट टू देयर प्रोडक्शन, देन क्रिएटिविटी इन द क्राफ्ट्स कुड बी stifled if the market for artisan goods become too organized। अब ये सारी चीजें जो है आपको आंसर तो तब मिलेगा ना जब आप जाके क्वेश्चन को एनालाइज करोगे, पैराग्राफ को रीड करोगे, तब आपको आंसर मिलेगा, राइट। देन ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 को भी देख लो। अब यहाँ पे एक आपको इन्फरेंस का क्वेश्चन पूछ लिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, इन्फरेंस का क्वेश्चन पूछ लिया, इसके भी क्या कंक्लूजन निकलते हैं बाद में दिखाता हूं, बाद में समझाता हूं। फिर यहाँ पे ट्रू पूछ लिया, एक ट्रू का क्वेश्चन पूछ लिया, एक इन्फरेंस का पूछ लिया। नेक्स्ट देखो, द ऑथर्स क्वेश्चंस एबिलिटी ऑफ द क्राफ्ट्स टू क्रिएट अ सब्सटेंशियल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटली बिकॉज। अगर मैं बात करूं ना, ये बिकॉज लिखा हुआ है। अब बिकॉज लिखने के बाद आपके दिमाग में दो सवाल आएंगे, सर ये इन्फरेंस का क्वेश्चन है या फिर ये फैक्ट बेस्ड है। पहला क्वेश्चन तो यही आएगा। तो यहां पर ये आइडेंटिफाई करते मत बैठो कि ये इन्फरेंस है कि फैक्ट बेस्ड है। ट्राई करो कि आप जो ये इंफॉर्मेशन यहां दी हुई है, द ऑथर क्वेश्चंस
द एबिलिटी, मतलब ऑथर कहां क्वेश्चन कर रहा है ये एबिलिटी को ऑफ द क्राफ्ट टू क्रिएट सब्सटेंशियल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, मतलब क्राफ्ट में जो एबिलिटी होती है टू क्रिएट सब्सटेंशियल एबिलिटी, वो क्रिएट सब्सटेंशियल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, तो ये पॉइंट कहां डिस्कस हो रहा है और इसके ऊपर ऑथर कहां क्रिटिक्स कर रहा है, कहां क्रिटिसिज्म कर रहा है, कहां क्वेश्चनिंग कर रहा है, वो जाके आपको फाइंड आउट करना होता है। अब वो जब भी फाइंड आउट करोगे, ऑलवेज ध्यान रखो, जब भी आप कोई भी आंसर फाइंड आउट करते हो ना, सो अगर मुझे स्टेटमेंट यहां दिया, ये मेरा स्टेटमेंट है, ठीक है, ऐसा नहीं होगा ऑलवेज कि यहां पे फॉरवर्ड आंसर ही आपको मिलेगा, ऑलवेज फॉरवर्ड आंसर हो ये जरूरी नहीं है, समटाइम्स बैकवर्ड आंसर्स भी होते हैं, मतलब पीछे के साइड आंसर्स मिलते हैं, तो वो भी आपको समझना होगा। ऐसा नहीं है कि स्टेटमेंट यहां लिखा हुआ है मतलब आंसर आगे होगा, नहीं, आंसर पीछे भी हो सकता है। अगर समझो यहां दिस लिखा होता तो शायद ये पीछे की बात करता, तो वो ध्यान रखना जरूरी है, वो देखना जरूरी है, वो ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होना चाहिए, वहां पे आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड 1000% होना चाहिए, तब जाके ये चीजें आपको दिखाई देगी। अगर ऑप्शंस को देखते हो, अगेन वही चीज आपको यहाँ पर एलिमिनेशन लगाना होगा, देखना होगा, फैक्ट बेस्ड है, टाइप ऑफ इंफरेंस है, तो वो आपको समझ के आंसर करना होगा। देन मूविंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो और द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द आरसी, यहाँ पे देखो कैसे लिखा हुआ, द मोस्ट रिसेंट रिवाइवल इन द इंटरेस्ट इन क्राफ्ट इज अ रिजल्ट ऑफ इमर्जेंस ऑफ ऑल ऑफ फॉलोइंग एक्सेप्ट। ये एक बड़ा ही मतलब ये ना यहाँ पे बच्चे लोग बहुत बड़ा कंफ्यूजन में आ जाते हैं, उनको अगर नहीं समझ में आता तो वो लोग इसको स्किप कर जाते हैं या समटाइम्स रॉन्ग आंसर ही कर लेते हैं, तुक्का मार देते हैं। जब भी यहां पर एक्सेप्ट लिखा मिले ना, एक्सेप्ट, अगर एक्सेप्ट लिखा मिले तो यहां पे एक सिंपल कंसेप्ट याद रखो, इधर वो आंसर जो है, वो स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स होगा, दूसरा वो इररिलेवेंट होगा, तीसरा वो नॉट कनेक्टेड होगा, नॉट कनेक्टेड, एंड चौथा विच इज नॉट डिस्कस्ड होगा, जो पैसेज में डिस्कस्ड ही नहीं हुआ है। ये चार चीजें होगी, इसमें से कुछ ना कुछ एक आंसर आपका बनेगा, ये याद रखना। अगर यहां एक्सेप्ट लिखा हुआ है, फिर चाहे वो यहां से होके यहां पे आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फॉल्स ही बनेगा, ठीक है। तो अभी जो स्टेटमेंट आप आंसर करने जाओगे, वो स्टेटमेंट इन चारों में से कोई एक स्टेटमेंट होना चाहिए, या फिर वो चारों में से चारों हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, इररिलेवेंट भी हो सकता है, नॉट कनेक्टेड भी हो सकता है और नॉट डिस्कस भी हो सकता है, चलेगा। चारों में से एक भी फुलफिल्ड हो गया तो आपका आंसर मिल गया, चार मिल गया तो आपका आंसर 100% वही है। तो ये सिंपल तरीका है इनमें से आंसर करने के लिए। अब आपको दिखाई दिया यहां पर भी एक एक्सेप्ट का क्वेश्चन है, सो अब देखो ना क्या नेचर ऑफ द क्वेश्चंस कैसे पूछे। चलो हम इसको फैक्ट बेस्ड पकड़ लेते हैं, एक टाइम के लिए हम लोग इसको फैक्ट बेस्ड समझ लेते हैं कि ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि बिकॉज पूछा है सो माइट बी रीजन जो है वो फैक्ट बेस्ड होना चाहिए, ऐसे हम लोग समझ के चलते हैं। 1 मिनट के लिए तो अब देखो, एक इन्फरेंस का क्वेश्चन है, एक ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन है, एक फैक्ट बेस्ड है, और अगर बात करूंगा एक यहां पे जो है वो अगेन ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन आ चुका है। तो अगर मैं इनके पैटर्न को देखने की कोशिश करता हूं तो मुझे एक इन्फरेंस मिलता है, एक ट्रू एंड फॉल्स मिलता है, फिर एक फैक्ट बेस्ड मिला, और फिर से एक मुझे वो एक्सेप्ट वाला ट्रू एंड फॉल्स दिखाई देता है, ठीक है। ये 4 टाइप के क्वेश्चन हमें दिखाई दिए। अब ये हर किसी आरसी में ये 4 ही आएंगे क्या सर? नहीं, ये 4 टाइप के क्वेश्चन इस आरसी में मिले, किसी और टाइप में कुछ और हो सकता है। अब जैसे कि समझो दूसरा कोई आरसी होगा तो वहां मेन आइडिया का क्वेश्चन पहले होगा, वहां समझो अभी मेन आइडिया का क्वेश्चन है। ऑलवेज एक ध्यान रखना, एक चीज है यहाँ पे कैट में जो इंपॉर्टेंट होता है वो ये है कि इन्फरेंस और मेन आइडिया ये कभी एक साथ मिलेंगे नहीं। अगर मिल भी गए ना तो सेंटेंस जो होंगे ना वो कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड होंगे, ये भी याद रखना। तो ये भी एक ट्रिक है टू अंडरस्टैंड। और अगर मेन आइडिया और इन्फरेंस अगर एक ही पैसेज के नीचे मिल भी जाते हैं ना तो समझ लो कि ये दोनों सॉल्व करना बड़ा आसान है, क्योंकि दोनों इंटरकनेक्टेड है। मेन आइडिया और इन्फरेंस दोनों भी इंटरकनेक्टेड होते हैं, ऑलवेज रिमेंबर दिस। तो ये चीजें आपको हेल्प करती है। मेन आइडिया है तो माइट भी टाइटल हो सकता है, बट इन्फरेंस के साथ टाइटल का क्वेश्चन कभी नहीं मिलेगा। अगर मिल भी गया तो कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड होगा, राइट। फिर आप बोलोगे कहीं सर वो क्या मिलता है क्या? हाँ वो क्या भी मिलता है, बट गाइस यहाँ पे वो क्या के क्वेश्चन जरा डिफिकल्ट होते हैं। लेवल अच्छी होती है, यू हैव टू अप्लाई एवरीथिंग, जो आपके पास है सब कुछ अप्लाई करना पड़ता है, एंड देन यू कैन आंसर दी वो क्या आपके क्वेश्चंस। फिफ्थ देन थर्ड क्वेश्चन हो गया। एंड देन फोर्थ वन की अगर मैं यहाँ पे एक अल्टरनेटिवली बात कर दूं तो क्या ही मिलेगा? फॉल्स मिलेगा, ट्रू एंड फॉल्स मिल सकता है, फैक्ट बेस मिल सकता है, व्हाटएवर कुछ भी मिल सकता है। तो यहाँ पे इस टाइप से जो है आपको भी प्रोबेबिलिटी समझ में आनी चाहिए, और इन प्रोबेबिलिटी के बेस पे आपकी प्लान ऑफ एक्शन डिसाइड होनी चाहिए कि मैं किस तरीके से आंसर करूंगा, ये आपका डिसाइड होना चाहिए। और ये कब डिसाइड होता है? जब आप बैठ के ये सारी चीजें खुद करते हो। ये वीडियो देख के इंस्पायर होके मोटिवेट होके नहीं करना होता, ठीक है।
अब जब वीडियो देख ही लिया है, समझ ही लिया है, तो जाके एक बार PYQs निकालो, जो भी एस्पायरेंट अभी 2025 के लिए बैठने वाले हो, तो पेपर निकालो और थोड़ा सा ये एनालाइज करने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो कि आप किस लेवल पे हो, आपको पेपर अभी कितना समझ में आ रहा है, ठीक है। और एनालिसिस होने के बाद अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो सिंपली ज्वाइन अस। ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा, वसई, दादर, अंधेरी, ठाणे, बोरीवली ब्रांचेस है, सेंटर पे आ जाओ, एडमिशन लो, स्टार्ट योर प्रिपरेशन करो। एंड then if you are in Pune you can join there. Upcoming centers are Nashik, Nagpur, Sambhajinagar and Aurangabad. And if you want to join a online live classes, so you can connect on 8828581455. So guys, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ सीखने मिला हो, तो लाइक बटन हिट कर दो यार, और वीडियो को शेयर कर देना जिससे कि बहुत लोगों को पता चले। देखो लाइक भी करना होता है ना, वो इसीलिए करना होता है क्योंकि एल्गोरिदम जो है वो ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करता है, तो आपकी वजह से दूसरों को हेल्प होगी, तो आपका हेल्पिंग नेचर रहेगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत, क्योंकि ऐसे अपकमिंग वीडियोस मिलते रहेंगे और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस होती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।